सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 6 के लिए पेपर नंबर 14 के विषय में, और मेरा टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन। आपको पता है प्यारे बच्चों कि भारत के जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसमें गुट निरपेक्ष एक महत्वपूर्ण नीति थी, जिसको स्वतंत्र भारत के बाद, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद ये नीति को अपनाया गया। और एक तरह से बोलिए तो ये शीत युद्ध की उपज है, क्योंकि विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट का नेतृत्व जो है यूएसए कर रहा था, दूसरा गुट का जो है सोवियत संघ कर रहा था, जो अभी आप रसिया बोलते हैं, वो कर रहा था। और दोनों प्रयास में लगा हुआ था कि जो नए राष्ट्र आज़ाद हो रहे हैं वो उसके गुट में शामिल होंगे। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, भारत ने उसके इस मंसूबे पर पानी फेरने का काम किया और भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भारत किसी भी गुट से संबंध नहीं रखेगा। यानी वो नहीं अमेरिका के साथ जाएगा, नहीं वो रसिया के साथ जाएगा। ठीक है, यह भारत के गुट निरपेक्षता की शुरुआत थी। यानी कोई ब्लॉक में नहीं, एक ब्लॉक हो गया आपका यूएसए, एक ब्लॉक हो गया आपका सोवियत संघ, लेकिन भारत ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि मैं जो है सो किसी ब्लॉक में शामिल होने वाला नहीं हूं। ठीक है, उसके बाद है कि ये एक आंदोलन के रूप में ले लिया कि अब हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। यद्यपि गुट निरपेक्षता जो है के प्रवाची रूप में कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए पृथकता। पृथकता मतलब अपना साइड हो गए, नहीं हम कहीं किसी के साथ शामिल हुए, पृथकता हो गया। निष्पक्षता, अष्टांगलंगता, अप्रतिबद्धता आदि। पृथकतावाद वह नीति है जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के पहले अपनाया था। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने पृथकतावाद की नीति अपनाई थी। वस्तुतः इस पृथकतावादी नीति का बीज मुनरो सिद्धांत में ही पड़ चुका था। मुनरो सिद्धांत वो अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, उसी तरह से निष्पक्षता की नीति ऑस्ट्रिया एवं स्विट्जरलैंड के द्वारा अपनाया गया। यानी निष्पक्षता का जो नीति है ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के द्वारा अपनाया गया था। परंतु गुट निरपेक्षता के तात्पर्य है दोनों गुटों में मित्रवत संबंध बनाते हुए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से विदेश नीति का संचालन। मेरे कहने का मतलब है बच्चों, नहीं हमको दुश्मनी यूएसए से लेना है, नहीं हमको रसिया से लेना है, यानी सोवियत संघ से लेना है। दोनों से एक अच्छा रिलेशन बना करके अपना विकास करना है। तो गुट निरपेक्षता ये था, यानी किसी से उसमें दुश्मनी नहीं लेना है। जब हम किसी गुट में शामिल होते तब तो उसको कष्ट लगता कि भाई वो मेरा गुट में शामिल नहीं हुआ, यहां तो मैं किसी गुट में शामिल नहीं हो रहा। ठीक है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है निष्क्रियता भी नहीं था। मतलब निष्क्रियता भी नहीं है कि एकदम हम निष्क्रिय हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, नहीं, निष्क्रियता भी इसका मतलब नहीं था। बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भागीदारी। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है सक्रिय भागीदारी, यानी ऐसा निष्क्रियता नहीं है कि हम किसी गुट में शामिल नहीं हो रहे हैं तो चलो भाई हमको कोई इंटरेस्ट नहीं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भागीदारी,
गुट निरपेक्षता की नीति के विकास के पीछे कुछ निश्चित प्रेरक कारण थे। देखिए, कोई भी पॉलिसी अपनाने के पीछे कोई न कोई कारण होता है, कोई न कोई काउजेज जरूर होते हैं, वजह जरूर होते हैं। प्रथम, नव स्वतंत्र तृतीय विश्व के देशों, नव स्वतंत्र तृतीय विश्व के देशों मतलब जो देश स्वतंत्र हो रहे हैं, स्वतंत्र का बीज वहां बोया गया है, के सम्मुख पहली समस्या थी आर्थिक विकास की समस्या। जो नए नए देश स्वतंत्र हो रहे थे उनके सामने सबसे विकट समस्या थी आर्थिक विकास की समस्या कि आर्थिक विकास कैसे होगा। गुटबंदियों में यदि यूएसए का ब्लॉक में चल जाएंगे, चाहे सोवियत संघ के ब्लॉक में चल जाएंगे, अपने आर्थिक स्रोत का एक भाग सैनिक तैयारी में खर्च करना। यदि हम किसी गुट में शामिल हो जाते थे तो हमको जो अपना इनकम है, जो स्रोत है, उसको सैनिक तैयारी में खर्च करना पड़ता। नेहरू ने इस तथ्य को प्रारंभ से ही समझ लिया था, इसलिए उन्होंने सैनिक तैयारी के बदले आर्थिक पुनर्निर्माण की पहली प्राथमिकता दी। यानी सैनिकों पर जो हम इन्वेस्ट करेंगे उससे अच्छा है कि हम आर्थिक पुनर्निर्माण करें, आर्थिक विकास करें, नई नई योजनाओं को लाएं। ठीक है, ये नेहरू जी का कॉन्सेप्ट है। और आपको मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों कि ये जो गुट निरपेक्षता हम लोग पढ़ रहे हैं नेहरू जी की दिमाग की उपज है, उनकी माइंड की उपज है। दूसरे गुट निरपेक्षता नीति का महत्व इस बात में भी था कि संबंधित देश का दोनों गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त हो। अरे भैया, हम तो यूएसए में भी नहीं गए, सोवियत संघ में नहीं गए, तो हमको फायदा है, हम दोनों से मदद लेंगे। भाई हमको भी थोड़ा मदद करो, ये भी हमको मदद करो। ठीक है, तो ये दोनों फायदा होगा। यदि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे तो हम दोनों से मदद ले सकते हैं। ठीक है, तृतीय थर्ड पॉइंट क्या है? भारत जैसे देश के लिए जिसका महाद्वीपीय विस्तार था, गुट निरपेक्षता की नीति विकल्प नहीं था। ठीक है, अपितु व्यवस्था थी। अपितु क्या था? व्यवस्था थी। चतुर्थ तृतीय विश्व के कतिपय देशों ने ऐसा महसूस किया कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ दोनों से अधिक दूरी पर थे। उधर यूएसए भी दूरी था, इधर सोवियत संघ भी दूरी था, तो कहां से उसका गुट में हम शामिल होते? अतः उनके लिए किसी भी सैनिक गुट में शामिल होना अप्रासंगिक था, मतलब प्रासंगिक नहीं लगता था। यानी उतना दूर में वो हमको मदद करेगा, ये संभव भी नहीं था। अब अंत में कतिपय देशों का यह मानना था कि गुट निरपेक्षता की नीति उसकी परंपरा एवं संस्कृति में ही निहित थी। उसकी परंपरा और उसकी संस्कृति में ही निहित थी। सर्वप्रथम इस प्रकार की घोषणा नेहरू ने की। फिर मिस्र के कुछ अन्य विकासशील देशों ने इस तरह की मान्यता प्रस्तुत की। इसे सब डेट को याद रखिएगा। 1955 ईस्वी के मांडुक सम्मेलन में ही, बांडुक 1955 में बांडुक सम्मेलन में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन है ना का आधार निर्मित होने लगा था। यानी बांडुक जो सम्मेलन 1955 ईस्वी में हुआ, उसमें ही ये गुट निरपेक्षता जो है सो आंदोलन की बात चलने लगी थी, उसका आधार विकसित होने लगा था। इसमें एशिया और अफ्रीका के कुल 29 देशों ने भाग लिया था। ये जो बांडुक सम्मेलन था ना, उसमें 29 देशों ने भाग लिया था। परंतु इस सम्मेलन में कुछ ऐसे देशों ने भी भाग लिया था जो किसी न किसी गुट से संबंध थे। प्यारे बच्चों, बांडुक का जो सम्मेलन हुआ था 1955 में, इसमें ऐसा नहीं है कि जो देश किसी गुट में शामिल नहीं थे वही लोग भाग लिया। इसमें वैसे देश भी शामिल हुए जो कहीं न कहीं किसी दोनों गुट में शामिल थे, वे भी इस गुट में शामिल हुए। आगे 1961 ईस्वी में, ये डेट को बहुत महत्वपूर्ण, इसको एकदम याद रखिएगा, बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का विधिवत शुरुआत हुई। प्यारे बच्चों, यानी 1961 में
बेलग्रेड से जो है सो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विधिवत शुरुआत हो गई। इसमें बेलग्रेड के सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट की परीक्षा में ये पोर्शन D2 आया था कि बेलग्रेड के सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। 20, 24, 27 ऐसा करके उसमें संख्या था। आपको नहीं लगता है तो क्वेश्चन को देख लीजिएगा, PDF में कहीं मंगवा लीजिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसलिए आप जो जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस टॉपिक को मैं अभी आपको पढ़ रहा हूं, यूपीएससी जो IAS की परीक्षा होती है 2017 की मेंस की परीक्षा में जो आपका ऐसे का पेपर होता है उसमें आया था इस पर निबंध लिखने के लिए। इसका क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रासंगिकता है ना, रिलेवेंस क्या है, क्या इसको समाप्त कर दिया जाए क्या नहीं, अभी भी इसका इंपॉर्टेंस है, इस पर लिखने के लिए आया था प्यारे बच्चों। तो इसीलिए इस तरह के जो टॉपिक होते हैं, इस तरह का जो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं, फॉरेन पॉलिसी होती है, ये आपके नॉलेज को बढ़ाता है। और जो इंटरनेशनल है ना रिलेशन जो होता है, एक टॉपिक है जीएस पेपर 2 में यूपीएससी में, इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें इंडिया का जो है सो एशिया में क्या संबंध है, अफ्रीका में क्या है ना, यूरोप के महादेश में इसकी क्या रिलेशन है, क्या अभी चल रहा है। तो इस तरह से इस टॉपिक अभी रिलेवेंस टॉपिक है। अभी हाल ही में देखे होंगे आप, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जो है सो माध्यम से उन्होंने गुटनिरपेक्ष देशों को संबोधित किया। तो इस तरह से कोविड-19 से एक साथ लड़ने की बात कही गई कि कोविड-19 के खिलाफ में हम लोग एक साथ हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अभी वर्तमान समय में भी आप देखें 2-4-5 दिन पहले ही वो कॉन्फ्रेंस को संबोधित किए। अल्जीरिया में अभी जो है सो अध्यक्षता कर रहा है उसका। तो इस तरह से ये सब चीज को आप करंट बेस से भी जोड़ने का प्रयास कीजिए कि क्या इसका लक्ष्य है, कौन अभी तक इसका अध्यक्षता कर रहा था, कब तक करेगा, क्या इसमें बात हुई, कितना इसका इम्पोर्टेंस है। अभी इंडिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मान लीजिए सदस्य भविष्य में बनना चाह रहा है, उसके लिए गुटनिरपेक्ष का जो मेंबर है उसका एक बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है, बहुत बड़ा सपोर्टर बन सकता है। लेकिन कुछ कमियां हैं, आपसी गुटबंदी है ना, गुटों में बटे हुए हैं, जिसकी वजह से इसका जो एक परफेक्ट परिणाम मिलना चाहिए वो पूरी तरह मिल नहीं पा रहा है। तो ये अलग बात है। लेकिन हम लोग इस टॉपिक को जो गुटनिरपेक्ष, तो अभी ये जो रिलेवेंट है ये तो वर्तमान की स्थिति है, लेकिन इसका प्रारंभ कैसे हुआ उस पर आज हम लोग प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, बेलग्रेड में हम लोग देखे कि इसमें जो है सो 25 देशों ने भाग लिया। अब थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसका हम चर्चा कर लेते हैं। गुटनिरपेक्ष समूह की सदस्यता के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई थी। ये इस प्रकार है, देखिए इस शर्त को जरूर याद रखिएगा। पहला शर्त है कि गुटनिरपेक्षता तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के आधार पर स्वतंत्र रूप में विदेश नीति का संचालन। ठीक है, मतलब एक दूसरे का अस्तित्व रखिए, ऐसा नहीं कि किसी को ऐसा काम नहीं कीजिए जिसका दूसरे का अस्तित्व आप समाप्त कर रहे हैं। दूसरा है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। यदि कोई उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद यदि इसका पड़ोसी आता है उसका मुकाबला हम लोग डट कर करेंगे, उसका विरोध करेंगे। तीसरा है किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना। आपको मैं बताया कि किसी भी सैनिक गुट में हमको शामिल हम लोग को नहीं होना है। चौथा है कि दोनों में से किसी शक्ति के साथ द्विपक्षीय वार्ता न किया जाए। जो दो गुट हैं उसके साथ द्विपक्षीय वार्ता नहीं किया जाए। संबंधित देश में किसी भी शक्ति का सैनिक अड्डा ना हो, यानी सैनिक अड्डा भी न हो। प्यारे बच्चों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने समय समय पर महत्वपूर्ण मुद्दों एवं समस्या उठाई है। अभी देख लीजिए, अभी तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। वर्तमान समय को देख लीजिए, कोविड-19 से कैसे मुकाबला किया जाए, कैसे निपटा जाए। देखिए अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी संबोधित किए। तो ये दिखाता है कि वर्तमान समय में भी इसका इंपॉर्टेंस है। सहयोग के, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने के लिए एक अच्छा मंच है जिसमें अपनी हम भावनाओं को मतलब उजागर करने के लिए, भावनाओं को
समझाने के लिए, लोगों को बताने का एक अच्छा मंच है। ठीक है, तो वही है कि समय समय पर महत्वपूर्ण मुद्दा और समस्याओं को उठाती रही है। इसके प्रथम सम्मेलन जो बेलग्रेड में हुआ था, बर्लिन के मुद्दे, संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन का प्रतिनिधित्व का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में ये बात हुई थी, इसमें बेलग्रेड में कांगो संकट आदि प्रश्नों पर विचार किया गया। उसी तरह कैरो सम्मेलन में 46 देशों ने भाग लिया। कैरो सम्मेलन में कितना देशों ने भाग लिया? 46 देशों ने। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया गया। 1970 ईस्वी के लुकाशा सम्मेलन में, देखिए लुकाशा सम्मेलन आ गया क्योंकि समय समय पर इसका सम्मेलन बढ़ते जाता था, बदलते जाता था। तो ये लुकाशा सम्मेलन जो हुआ 1970 में, नई प्रवृत्ति का संकेत मिला। नई प्रवृत्ति क्या था? गुट निरपेक्ष देशों का झुकाव सैनिक गुटों की ओर होने लगा था। यानी गुट निरपेक्ष देशों का जो झुकाव है सैनिक गुटों की तरफ होने लगा था, तथा कुछ सदस्य देशों का ध्यान राजनीतिक मामलों से हटकर आर्थिक मामलों की ओर होने लगा था। यानी राजनीतिक मामलों से हटकर जो है सो आर्थिक मामलों की ओर होने लगा था। 1973 की अल्जीरिया सम्मेलन में दो गुटों के बीच तनाव शिथिल का स्वागत किया गया। 1976 में कोलंबो सम्मेलन में हिंद महासागर में सैन्य गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की। देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज है कि जहां जहां इसका सम्मेलन हो रहा है वहां नई नई मुद्दों पर चर्चा हो रहे हैं, डिस्कशन हो रहे हैं, यानी समस्याओं पर बातें हो रही है कि इस समस्या से कैसे मुकाबला किया जाए। जैसे अभी देखिए 1976 में जब कोलंबो में सम्मेलन, पता है ना श्रीलंका की राजधानी कोलंबो सम्मेलन में हिंद महासागर में सैनिक गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की गई। सैनिक गतिविधियों पर क्या व्यक्त की गई? चिंता व्यक्त की गई। 1979 ईस्वी के हवाना सम्मेलन में कास्त्रो के इस अनुरोध ने कि गुट निरपेक्ष देशों का सोवियत रूस की ओर झुकाव रखना चाहिए, एक विवाद को जन्म दिया। यानी एक नया विवाद उत्पन्न हो गया कि लोग कुछ बोले कि नहीं, सोवियत संघ की ओर झुकाव गुट निरपेक्ष देशों का होना चाहिए, तो फिर वहां पर एक विवाद खड़ा हो गया। इसी तरह गुट निरपेक्ष आंदोलन ने समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों को उठाया। 1989 ईस्वी के बेलग्रेड सम्मेलन में शीत युद्ध की समाप्ति पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का प्रश्न उपस्थित हो गया। यानी जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, जब आपको पता है शीत युद्ध जब प्रारंभ हुआ था, तब जब दोनों के बीच में शांति हो गई, शीत युद्ध समाप्त हो गया, तब लगा कि भाई अब तो गुट निरपेक्ष तो इसका खत्म हो जाना चाहिए, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस पर प्रश्न उठना प्रारंभ हो गया कि इसका क्या प्रासंगिकता है। तो प्रासंगिकता शीत युद्ध कालीन विश्व में गुट निरपेक्ष की प्रासंगिकता को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए कि इसका क्या अब इंपॉर्टेंस रह गया, क्या इस शीत युद्ध के समय उत्पन्न हुआ, अब तो शीत युद्ध खत्म हो गया, इसका क्या इंपॉर्टेंस रह गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध की उपज था तथा दो ध्रुवीय विश्व में इसकी वास्तविकता वजूद था। क्योंकि शीत युद्ध समाप्त हो गया तथा सोवियत रूस का विघटन हो गया, अतः अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई। कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने भी लक्ष्य निर्धारित किए थे, पूरे हो चुके हैं, इसलिए भी इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। उदाहरण के लिए उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिल चुकी है, रंगभेद की नीति समाप्त हो चुकी है। उदाहरण के लिए उपनिवेशों है ना, सैनिक अड्डे अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं, सबसे बढ़कर सैनिक गुटों का भी विघटन हो रहा है। फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता कहीं रही। फिर कुछ अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को ही भंग कर देना चाहिए क्योंकि इसका निष्पादन बेहतर नहीं रहा, और विशेषकर खाड़ी संकट के पश्चात तो इसकी असफलता और स्पष्ट हो गई जो खाड़ी संकट आया। परंतु उपयुक्त तथ्य को स्वीकार करना कठिन है क्योंकि आज एक ध्रुवीय अथवा एक ध्रुवीय बनाम बहुध्रुवीय विश्व में, जैसा कि कुछ विद्वानों ने इसका नाम दिया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रसंगता फिर भी बनी है। मतलब खत्म नहीं हो गया भाई। अभी आप मत सोचिए कितना संगठन हो गया तब इसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा बात नहीं है। विश्व में आज भी कई प्रकार के विभाजन है, आज भी कुछ शक्तियों के पास परमाणु शक्ति है, दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका G7 देशों के साथ मिलकर विश्व स्तर पर अपनी वर्चस्व स्थापित करने का कोशिश कर सकता है।
दूसरी तरफ उत्तर एवं दक्षिणों के बीच विभाजन का भी महत्वपूर्ण समस्या है। उत्तरी समूह में पश्चिमी के विकसित देश हैं तो दक्षिण में विकासशील देश हैं। 7 विश्वव्यापीकरण के नाम पर, जिसका आधार विश्व व्यापार संगठन है, विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों पर अपने मानदंड थोपने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कुछ देशों के प्रमुख राष्ट्रीय राज्य का टूटना का खतरा भी विद्यमान है। उदाहरण के लिए चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, इथियोपिया आदि। उसी तरह से विकासशील देशों में अच्छी सरकार एवं मानवाधिकार के नाम पर हस्तक्षेप का खतरा विद्यमान है। प्यारे बच्चों, यदि इस तरह का संगठन नहीं रहेगा, गुटनिरपेक्ष ऐसा संगठन नहीं रहेगा, तो क्या होगा कि जो बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े राष्ट्र हैं, वो आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देंगे, इंटरनल आपका मामला में प्रारंभ कर देंगे। लेकिन जब कोई ऐसा मजबूत संगठन रहेगा जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद, ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो सबसे बड़ी संगठन है, उसके बाद जो है सो गुटनिरपेक्ष का ही नंबर आता है मेंबर की संख्या में। मेंबर सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पर इसी का आता है। तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संगठन है। तो इसलिए इसका रिलेवेंस है, इसका प्रासंगिकता है, क्योंकि यदि इसको पूरी तरह से भंग किया जाएगा तो हमारा एशिया जो है, विकासशील देशों की जो समस्या है, उसको एक साथ मिलकर हम नहीं उठा पाएंगे, हम बिखर जाएंगे। लेकिन यदि हमारी एकता है गुटनिरपेक्षता के कारण, तो हम अपनी मुद्दे को सामने रख सकते हैं, विकसित देशों से मुकाबला कर सकते हैं, उसकी जो नकारात्मक चीजों हैं उसको हम लोग उभार सकते हैं, उसकी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। उपयुक्त समस्याओं के प्रकाश में यह माना जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष देशों की स्वतंत्रता पर नई प्रकार का दबाव विद्यमान है। अतः गुटनिरपेक्ष देशों को नए रास्ता का अवलंबन कर इस समस्याओं का सामना करने की कोशिश करना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। अभी भी ऐसा समस्या खत्म नहीं हुआ है, अभी भी प्रयास करना चाहिए कि अभी हम लोग के पास नई नई समस्या है, गरीबी की है, भुखमरी की है, बेरोजगारी की है ना, बहुत तरह की समस्या है। उस पर काबू पाने के लिए इस तरह का मजबूत संगठन का होना बहुत आवश्यक है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ को सशक्त बनाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी विकसित केवल गिने चुने लोगों का वर्चस्व नहीं हो, बल्कि हर राष्ट्रों का जो है सो उस पर हो, यानी सबका अपना प्रभाव हो। ऐसा नहीं कि जो विकसित हैं, जो शक्तिशाली आर्थिक रूप से, उसी का वर्चस्व वहां हो। दक्षिण संबंधों को अधिक प्रगाढ़ बनाया जाए, यानी सकारात्मक सुधारों के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आर्थिक गतिशील बनाया जाए। मतलब कहने का मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन को और गतिशील बनाना चाहिए। जो हम लोग आपसी फूट है, या जो मेंबर हम लोग गुटनिरपेक्ष हैं, उसमें क्या है कि उसमें भी फूट हो गया है। हम लोग भी जो है सो अपने आर्थिक लाभ के लिए जो है सो गुटबांदी कर रहे हैं, कहीं कहीं दूसरे देशों के साथ संपर्क कर रहे हैं, दूसरे के साथ जो है सो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस तरह से जो हम लोग में दरार उत्पन्न हो गया है, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और